Welcome to Nerdy Side Chapter 6 Systems of Particles and Rotational Motion। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि रिजिड बॉडी मोशन आखिर होता क्या है। फिर हम सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट को आसान बनाएंगे। उसके बाद हम रोटेशन की लैंग्वेज सीखेंगे, यानी टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को देखेंगे और आखिर में इन सब चीज़ों को रोटेशनल काइनेमैटिक्स और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के साथ जोड़कर चैप्टर को मास्टर कर लेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक्स से। सबसे पहला सवाल, ये रिजिड बॉडी आखिर होती क्या है और ये मूव कैसे करती है? तो आखिर ये रिजिड बॉडी होती क्या है? सिंपल शब्दों में ये एक ऐसी बॉडी है जिसका शेप बिल्कुल फिक्स रहता है, बदलता नहीं। मतलब उसके अंदर के कोई भी दो पार्टिकल्स ले लो, उनके बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब देखो, सच में रियल वर्ल्ड में कोई भी चीज़ 100% रिजिड नहीं होती। फोर्स लगाने पर थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन तो होता ही है, लेकिन फिजिक्स के ज़्यादातर प्रॉब्लम्स में ये डिफॉर्मेशन इतना छोटा होता है कि हम उसको इग्नोर कर देते हैं। और इसीलिए हम व्हील्स, प्लैनेट्स, इन सबको रिजिड बॉडी मानकर अपनी कैलकुलेशंस को बहुत आसान बना लेते हैं। एक रिजिड बॉडी मोटा मोटा दो तरह से मूव कर सकती है। पहला है प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। सोचो एक ब्लॉक है जो एक इंक्लाइंड प्लेन से नीचे फिसल रहा है। उस ब्लॉक का हर एक पार्टिकल, एवरी सिंगल पार्टिकल, एक ही वेलोसिटी से एक ही डायरेक्शन में चलेगा। उसकी ओरिएंटेशन नहीं बदलेगी। दूसरा है कंबाइंड मोशन, यानी ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। इसका बेस्ट एग्जांपल है एक रोलिंग सिलेंडर। ये आगे भी बढ़ रहा है, यानी ट्रांसलेशन, और अपनी जगह घूम भी रहा है, यानी रोटेशन। इस केस में अलग अलग पार्टिकल्स की वेलोसिटी अलग अलग होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट की तरफ, द सेंटर ऑफ मास। ये एक ऐसा टूल है जो बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम के मोशन को भी बिल्कुल सिंपल बना देता है। सेंटर ऑफ मास, या जिसे हम COM कहते हैं, बेसिकली एक अनुमानित पॉइंट है। ये वो एक सिंगल स्पॉट है जहां हम मान सकते हैं कि सिस्टम का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है। तो इससे फायदा क्या हुआ? फायदा यह है कि जब हमें किसी अजीब शेप वाली बॉडी के मोशन को स्टडी करना होता है, तो हमें हर पार्टिकल को ट्रैक नहीं करना पड़ता। हम बस उसके सेंटर ऑफ मास के मोशन को ट्रैक कर लेते हैं और हमारा काम हो जाता है। और ये सिंपल सी इक्वेशन देखो, ये सेंटर ऑफ मास के मोशन को बताती है। ये बिल्कुल न्यूटन के सेकंड लॉ जैसी है। यहाँ m है सिस्टम का टोटल मास, a है सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन और f एक्सटर्नल है नेट एक्सटर्नल फोर्स। ये एक्सटर्नल वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लो। इसका मतलब है कि COM का मोशन सिर्फ बाहरी फोर्सेस पर डिपेंड करेगा। जो इंटरनल फोर्सेस हैं, जो पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे पर लगा रहे हैं, वो सब कैंसल आउट हो जाते हैं। उनका COM के ओवरऑल मोशन पर कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमने लीनियर मोशन कवर कर लिया है। अब गियर शिफ्ट करते हैं और रोटेशन की दुनिया में चलते हैं। रोटेशन को ठीक से समझने के लिए हमें कुछ नए कॉन्सेप्ट्स और एक स्पेशल मैथमेटिकल टूल की जरूरत पड़ेगी, जिसे हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स a और b को मल्टीप्लाई करने का एक तरीका है। इससे हमें एक नया वेक्टर c मिलता है। इस नए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आसान है, ab sin थीटा। लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है इसकी डायरेक्शन। जो नया वेक्टर c बनेगा वो हमेशा a और b जिस प्लेन में हैं उसके परपेंडिकुलर होगा, और इस डायरेक्शन को निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं राइट हैंड रूल। क्रॉस प्रोडक्ट की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम बहुत काम आएंगी। सबसे पहली, ये एंटी कम्यूटेटिव है, यानी a क्रॉस b और b क्रॉस a सेम नहीं होते, उनमें एक माइनस साइन का फर्क होता है। दूसरा, किसी भी वेक्टर का खुद से क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। और यूनिट वेक्टर्स के लिए ये साइक्लिक ऑर्डर याद रखो, i क्रॉस j से k मिलता है, j क्रॉस k से i और k क्रॉस i से j। अब बात करते हैं टॉर्क की। सिंपल भाषा में टॉर्क फोर्स का रोटेशनल काउंटरपार्ट है। जैसे फोर्स लगाने से चीजें सीधी चलती हैं, यानी उनमें लीनियर एक्सेलरेशन होता है, वैसे ही टॉर्क लगाने से चीजें घूमती हैं, यानी उनमें एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। ये बेसिकली फोर्स का टर्निंग इफेक्ट है। इसका फॉर्मूला है r क्रॉस f, जहां r पोजिशन वेक्टर है और f फोर्स है। ओके, नेक्स्ट सेक्शन में हम दो चीजें समझेंगे। पहला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो रोटेशन की दुनिया में मास जैसा है, और दूसरा कि कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में कब कहलाता है, उसकी क्या कंडीशंस हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे हम I से लिखते हैं, बेसिकली घूमती हुई चीज़ों की इनर्शिया है। जैसे मास लीनियर मोशन में चेंज को रेजिस्ट करता है, वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में चेंज को रेजिस्ट करता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, ये सिर्फ बॉडी के टोटल मास पर डिपेंड नहीं करता, इस पर भी डिपेंड करता है कि वो मास रोटेशन की एक्सिस से कितना दूर दूर तक फैला हुआ है।
इसीलिए एक खोखले स्फीयर को घुमाना एक सॉलिड स्फीयर से ज़्यादा मुश्किल होता है, भले ही दोनों का मास सेम हो। ये टेबल स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। इसको तो आपको बिल्कुल याद करना ही पड़ेगा। यहाँ कुछ कॉमन शेप्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उनके स्टैंडर्ड एक्सिस के लिए दिया गया है। देखो, एक रिंग का आई है mr², लेकिन उतने ही मास और रेडियस की डिस्क का है mr²/2। इससे साफ पता चलता है कि मास डिस्ट्रीब्यूशन कितना मैटर करता है। ये फॉर्मूलाज न्यूमेरिकल्स में डायरेक्टली यूज होंगे। तो अगर कोई बॉडी कंप्लीट मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है तो उसको दो अलग अलग कंडीशंस पूरी करनी होंगी। पहली है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है कि बॉडी पर लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होना चाहिए। और दूसरी है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है कि बॉडी पर लगने वाला नेट एक्सटर्नल टॉर्क भी 0 होना चाहिए। दोनों का 0 होना जरूरी है, एक से काम नहीं चलेगा। चलिए, अब हम चैप्टर के बिल्कुल कोर में आ गए हैं। वो इक्वेशंस जो बताती हैं कि चीज़ें घूमती कैसे हैं और एक्सेलरेट कैसे करती हैं। और आप देखोगे यहाँ लीनियर मोशन से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ये देखिए, ये है न्यूटन का सेकंड लॉ, लेकिन रोटेशन के लिए। ये F = ma का जुड़वा भाई है। यहाँ आप फोर्स F की जगह है टॉर्क टाउ, मास m की जगह है मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, और लीनियर एक्सेलरेशन a की जगह है एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। कितना सिंपल है ना। नेट टॉर्क बराबर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। और ये टेबल तो समझ लीजिए इस चैप्टर की चीट शीट है। अगर आपको लीनियर मोशन के फॉर्मूलाज याद हैं तो रोटेशनल मोशन के फॉर्मूलाज भी आपको याद हो गए, बस वेरिएबल्स बदलने। देखो, लीनियर डिस्प्लेसमेंट x बन गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, वेलोसिटी v बन गई एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, मास बन गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया और फोर्स बन गया टॉर्क। हेल्पफुल लग रहा है तो एक बार हाइप जरूर करना। और बिल्कुल लिनियर मोशन की तरह यहाँ भी हमारे पास काइनेमैटिक इक्वेशंस का वही फेमिलियर सेट है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ये तभी लगेंगी जब एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा कांस्टेंट हो। स्ट्रक्चर बिल्कुल वही है, v = u + at बन जाता है, ओमेगा = ω0 + α_t, और बाकी इक्वेशंस भी बिल्कुल वैसे ही हैं। थ्योरी तो हमने काफी कवर कर ली, अब टाइम है इसको अप्लाई करने का। चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, और उसके बाद एक क्विक रिकैप करेंगे। देखो, फिजिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने का एक सिस्टम होता है। सबसे पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ो और समझो कि पूछा क्या गया है। फिर एक छोटा सा रफ डायग्राम बना लो, इससे चीजें क्लियर हो जाती हैं। उसके बाद जो वैल्यूज दी हुई हैं यानी गिवन, और जो निकालना है यानी फाइंड, उसकी एक लिस्ट बनाओ। अब सही फॉर्मूला चुनो, और ये स्टेप सबसे जरूरी है। कैलकुलेशन से पहले सारे यूनिट्स SI में चेक कर लो। फाइनली सॉल्व करो और एक बार देखो कि आंसर अजीब सा तो नहीं लग रहा। चलो एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। हमें एक सॉलिड सिलेंडर का मास, एंगुलर स्पीड और रेडियस दिया है और पूछा है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो आपका दिमाग कैसे चलना चाहिए? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ I ω²। ओके, ओमेगा तो दिया है लेकिन I नहीं, तो पहले I निकालना पड़ेगा। सॉलिड सिलेंडर के लिए I होता है mr²/2। पहले I कैलकुलेट करो, फिर उसको KE के फॉर्मूला में डाल दो। सिंपल, बस वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है जूल्स में। अब कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स देख लो जहां स्टूडेंट्स अक्सर मार्क्स गवा देते हैं। सबसे पहला, यूनिट कन्वर्जन, स्पेशली आरपीएम को रैड पर सेकंड में कन्वर्ट करना भूल जाते हैं। दूसरा, साइन कन्वेंशन, प्लस माइनस की गलती पूरा आंसर गलत कर देती है। तीसरा, गलत मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज कर लेना, क्वेश्चन में रिंग है और फॉर्मूला डिस्क का लगा दिया। और आखिरी, लीनियर और रोटेशनल वेरिएबल्स को एक ही इक्वेशन में गलती से मिक्स कर देना। इनका ध्यान रखना। तो चलिए एकदम फटाफट से रिकैप करते हैं। रिजिड बॉडी का मोशन ट्रांसलेशनल, रोटेशनल या दोनों हो सकता है। सेंटर ऑफ मास, इसका मोशन सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस पे डिपेंड करता है। टॉर्क, रोटेशन का कारण। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी I, रोटेशन का विरोध। डायनामिक्स का किंग फॉर्मूला टाउ = I∝, और इक्विलिब्रियम की शर्त नेट फोर्स 0 एंड नेट टॉर्क 0। बस ये कोर आइडियाज हैं जो आपको हर घूमती हुई चीज की फिजिक्स को समझने में हेल्प करेंगे।